हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी टर्मिनल स्पीड। तो हमने आज तक स्पीड के बारे में देखा है, वेलोसिटी के बारे में देखा है, बट व्हाट इज टर्मिनल स्पीड एंड दैट इन विस्कोसिटी वी आर गोइंग टू सी। लेट अस बिगिन। When a small spherical body falls in a viscous fluid, then the layer which are in contact with the body comes in motion while the other layers away from the body remains at rest. हमने क्या बोला था? अगर मैंने एक बहुत बड़ा ट्यूब है 1 मीटर लेंथ बड़ा सा ट्यूब में मैंने ग्लिसरिन भर के रखा है। विस्कस फ्लूइड मीन्स वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ग्लिसरिन, वी फिल्ड इट विथ ग्लिसरिन। अब उसमें हम क्या करेंगे? स्मॉल स्टील के बॉल्स डालेंगे। जब हम स्मॉल स्टील के बॉल्स डालेंगे तो वो जिस लेयर से नीचे की ओर मूव करेगा वो लेयर ही अभी मोशन में, बाकी कोई लेयर मोशन में नहीं है, दे आर एट रेस्ट। ठीक है, तो व्हेन ए स्मॉल स्पेरिकल बॉडी फॉल्स इन ए विस्कस फ्लूइड, फॉल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण हमने अगर बॉल ग्लिसरिन के अंदर डाला, 1 मीटर लॉन्ग हमने एक ट्यूब लिया है और ट्यूब के अंदर हमने फिल करके रखा है ग्लिसरिन, एंड जब हम डालेंगे तो लेयर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, बॉल से जो कांटेक्ट में रहेगा वही लेयर मोशन में रहेगा एंड अदर लेयर्स अवे फ्रॉम द बॉडी रिमेन्स कैसा रहेगा? रेस्ट। थस ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द लेयर विस्कस फोर्स कम्स इनटू प्ले विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। अब बिकॉज अभी सब रिलेटिव मोशन है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन विस्कस फोर्स अभी क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा। और विस्कस फोर्स क्या सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है? इट विल अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को अपोज करेगा। इन एडिशन, अब बट वो जो बॉल है उसके पास खुद का एक वेट है mg, अब उस पर तो ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तो ग्रेविटी क्या करेगा? उसको पुल करेगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे एक विस्कस फोर्स है जो उसको नीचे आने नहीं दे रहा है, बट ग्रेविटी एट द सेम टाइम उसको नीचे की ओर पुल कर रहा है। ठीक है, तो इन एडिशन टू द विस्कस फोर्स वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वेयर एज अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपथ्रस्ट किसके कारण है? विस्कस फोर्स के कारण है और ग्रेविटी के कारण इन द वर्टिकल। यहाँ पे दो फोर्सेस आ रहे हैं। अब इनिशियली कैसा रहेगा? जैसे मैंने बॉल उसके अंदर डाला, स्टील का बॉल, तो स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेविटी। पहले क्या होगा? ग्रेविटी के कारण उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा, बट जैसे जैसे वो आगे नीचे की ओर जाने लगेगा, कॉन्सिक्वेंटली द अपोजिंग फोर्स ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, अपोजिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। अब ये दोनों के बीच में ऐसा हो जाएगा कि एक इक्विलिब्रियम, एक स्टेज आ जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज करेगा। जब इक्वलाइज हो जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड कुछ सर्टेन टाइम तक ये क्या होगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा एंड उसके बाद क्या होगा? फिर से नीचे जब पहुंचेगा तब फिर से क्या हो जाएगा? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेविटी, कॉन्सिक्वेंटली द अपोजिंग फोर्सेस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। अ स्टेज कम्स व्हेन ए ट्रू वेट ऑफ द बॉडी इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ विस्कस फोर्स एंड upthrust. At this stage no net force act on the body and acceleration of the body becomes क्या हो जाता है? यहाँ पे acceleration होता ही नहीं है, तो यहाँ पे acceleration 0 हो जाएगा। acceleration जैसे 0 हो गया तो body start falling with constant speed, एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी गिरने लगेगा एंड ये जो स्पीड है उस स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। फर्स्ट कैसे होता है? जैसे ही मैंने डाला, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो क्या होगा? बहुत जल्दी से नीचे की ओर जाने की शुरुआत करेगा। देन जैसे जैसे आगे टाइम आगे बढ़ेगा अपोजिंग फोर्स भी इंक्रीज होने लगेगा। अब एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो बॉडी का वेट है जस्ट इक्वल हो जाएगा सम ऑफ विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स। एट दिस स्टेज वहाँ पे नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, और अगर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो एसेलरेशन नहीं होगा, तो यानी एसेलरेशन उस पर एक्ट नहीं होगा। अगर एसेलरेशन एक्ट नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट जहाँ पे होता है, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। Thus, when a body is allowed to fall freely in a viscous fluid, then initially its speed increases and after traveling some distance, its speed becomes constant. This speed is called as terminal speed. Let us see day-to-day life examples of
दिस टर्मिनल स्पीड कहाँ अचीव होता है। तो फर्स्ट है फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप थ्रू एयर। जब से क्लाउड में से रेन ड्रॉप्स गिरना शुरू होता है तो इनिशियली उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, बट आफ्टर सम टाइम्स वो अचीव कर लेता है टर्मिनल स्पीड को, यानी इस मोमेंट में उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज़ मेनी एग्जांपल्स आर देयर बट इट इज़ अनदर वन इज़ वॉर टाइम में जब सोल्जर्स एरोप्लेन में से डाइव करते नीचे एंड पैराशूट से उतरने की कोशिश करते, देयर ऑल्सो दिस वॉज नोटिस फॉलिंग ऑफ सोल्जर विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। वो भी पहले तो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड टर्मिनल स्पीड में आ जाते हैं एंड आफ्टर दैट दे रीच देयर डेस्टिनेशन। सो these are the day-to-day life examples: falling of raindrop through air, falling of soldier with the help of parachute, etc. are the examples of terminal velocity. Consider a small sphere of radius r and mass m falling through viscous fluid of density। अभी डेंसिटी को हम रो से करेंगे बिकॉज यहाँ स्मॉल स्पीयर का। कंसिडर ए स्मॉल स्पीयर, हम जो बॉल डाल रहे हैं उसी को स्मॉल स्पीयर ऑफ radius is denoted by small r and mass small m falling through viscous fluid of density। अब विस्कस फ्लूइड की डेंसिटी हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं एंड viscosity is denoted by eta. If rho be the density of the material of solid sphere, then अभी हम वेट ऑफ द स्पीयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वो लिखने जा रहे हैं। वेट ऑफ स्पीयर, नाउ वेट ऑफ द स्पीयर, अब जो वेट ऑफ द स्पीयर है इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमें स्पीयर है इसलिए अब उसका वॉल्यूम पहले लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं, तो हमें पता है वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब मुझे मास चाहिए बट मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्पीयर है, स्पीयर का हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज रो इज इक्वल टू मास m से डिनोट किया। अब वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर है 4/3 पाई r cube. Therefore, from this equation, mass is equal to 4/3 pi r cube into rho. हमने वही लिखा है mass into gravity. Now we will write and upward force. अब विस्कस फ्लूइड है मीन्स वहाँ पे अपोजिट अपवर्ड फोर्स है इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अपवर्ड फोर्स due to buoyancy is equal to, फिर से 4/3 पाई r क्यूब। अभी स्टील है तो वहाँ पे डेंसिटी अभी हो गया सिग्मा, सेम वही तरीके से इंटू जी। अब बायोंसी फोर्स मीन्स यहाँ पे हो गया है वेट ऑफ लिक्विड डिस प्लेस्ड।
यही बायोन्सी फोर्स के कारण हमारा शिप सिंक नहीं होता है, वो फ्लोट होता है वाटर के ऊपर। नाउ हमें नेट फोर्स चाहिए, ये भी एक फोर्स है एंड दिस इज ऑल्सो वेट, तो हम अभी नेट फोर्स, द नेट अपवर्ड थ्रस्ट चाहिए। सो नेट अपवर्ड थ्रस्ट, या फिर उसे दूसरा नाम है इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव वेट इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे, मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू सिग्मा which is equal to 4/3 pi r cube rho minus sigma into g. So this is the effective weight. अभी बॉडी किस में से, कौन से वेलोसिटी से गिर रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी से। Therefore if the body is falling with the terminal velocity v, then viscous force बराबर रहेगा effective weight के। नाउ विस्कस फोर्स ने बैलेंस कर लिया इफेक्टिव वेट, तो अभी हमें विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, 6 पाई ईटा आर वी स्टोक्स लॉ से हमें मिल चुका है, एंड यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी विल राइट। तो विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ पे विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू इफेक्टिव वेट के बराबर हो गया, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। नाउ v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 6 इंटू पाई इंटू ईटा इंटू आर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। नाउ हम कैंसिल करते हैं, 2 2 2 3 तो जस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ बच रहा है 2 आर स्क्वायर बचा ऊपर, 3 3 9 ईटा बचा, एंड यहाँ पे रो माइनस सिग्मा इंटू जी। वेलोसिटी, terminal velocity is denoted by यहाँ v is equal to 2r square upon 9 eta into rho minus sigma times gravity g. Thus by knowing r, eta, sigma, rho, gravity we already know, we can find the terminal velocity. Thank you.